गूगल आपको 50-100 लिंक दे देता है कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये कहा, हिंदुस्तान टाइम्स ने ये कहा, गार्जियन ने ये कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा, न्यूयॉर्कर ने ये कहा, आप देख लीजिए आप क्या चाहते हैं। एआई ये नहीं करता। सेम क्वेश्चन आप एआई से पूछिए, और एआई से पूछिए कि भाई पिछले 3 वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी टीम कौन सी थी, सबसे अच्छा प्लेयर कौन था। वो एक्यूरेटली जितनी बातें मैंने बताई आपको कि 50, 60, 70 रिसोर्सेज के लिंक गूगल ने दिए, उनको वो पढ़ता है, एनालाइज करता है, और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर 200 वर्ड में चाहिए, 300 वर्ड में चाहिए, डिटेल नोट चाहिए, ब्रीफ नोट इन 100 वर्ड्स चाहिए, उस हिसाब से आपको जवाब देता है। कई लैंग्वेज में देता है। आप जैसे हम अभी हिंदी में बहुत कुछ काम कर रहे हैं बिहार और झारखंड के कुछ प्रोजेक्ट के लिए, तो मुझे हिंदी में बताना पड़ा उनको एग्जाम्पल देकर। तो मैंने परप्लेक्सिटी को बोला कि हिंदी में दीजिए, बोला हिंदी इज़ नॉट अवेलेबल। तो हमने कहा अच्छा इंग्लिश में दीजिए, इंग्लिश में उसने दिया। फिर मैंने कहा अच्छा इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोला हाँ ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन का आंसर उनसे इंग्लिश में दिया क्योंकि आंसर हिंदी में अवेलेबल नहीं था, और ट्रांसलेशन मैंने हिंदी में करवाया, और ट्रांसलेशन जो उनका हिंदी का था वो उसकी एक्यूरेसी रेट 95-97% तक थी। वो सिर्फ ये नहीं समझ पाता है। कल ये बहुत इंटरेस्टिंग था हमारा एक एग्जांपल। कल आप गए थे येस्टरडे, कल आप जाएंगे टुमारो, कल वो आने वाला था लेकिन आया नहीं। तो कल तीनों जगह है, लेकिन तीनों कल के 3 मतलब हैं। ये एआई नहीं समझता है। इंग्लिश में अच्छा कल तो आपने हिंदी में बोला, इंग्लिश में ही है, शी है, दे है, दाऊ है, तो वहाँ डिफाइंड है, वहाँ आपकी आइडेंटिटी डिफाइंड है। ही पूछ रहा है, शी पूछ रही है, दे पूछ रहे हैं, वे पूछ रहे हैं, वो पूछ रहा है। तो ये प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, लड़की भी है, लड़का भी है। दिक्कत ये है। Now, the next point is AI governance. The rules and standards that reduce cost and enhance efficiency. Procedures, the automation enhances productivity many fold. ये तो एक थ्योरी की बात हो गई। अब आप प्रैक्टिस पे आ जाइए, and my next slide is more important to you. This is how AI brings efficiency. अभी हमने इतनी efficiency, differentiation, limitations इन सब की बात की। Now how AI brings efficiency? Efficiency कैसे लेकर आता है? मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। ह्यूमन कैपेबिलिटी, अ मैन कैन रीड हार्डली 8 बिलियन वर्ड्स इन हिज लाइफ टाइम। ये कैपेसिटी, एक आदमी औसतन 75-80 साल की अपनी उम्र में 8 बिलियन वर्ड्स मतलब 800 करोड़, 1 बिलियन 100 करोड़ का होता है, तो 800 करोड़ वर्ड वो पढ़ सकता है, ऐसा हम अपने अनुभव से मानते हैं। नाउ AI driven tool capacity is what? While an AI trained module can read a trillion, 1000 billion, a trillion data and analyze conclusion in the month time only. जो आप जीवन भर में इसका कितना परसेंट होगा, आप मतलब आई डोंट नो, 1% भी नहीं होगा जो आप जीवन में नहीं पढ़ सकते। ये 1 महीने में 1 ट्रिलियन डेटा पढ़ के रिजल्ट दे रहा है आपको, और उसके अनुसार जवाब दे रहा है, और अगर आप उस पर फॉलो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसके भी जवाब देता है। सो AI इज इम्पॉर्टेंट हियर। वन ऑफ माई historian, favorite historians, E.J. Hobsbawm, long back, उन्होंने इंडस्ट्रियल द एज ऑफ रेवोल्यूशन एंड एज ऑफ इंडस्ट्री को समअप करते हुए उन्होंने कहा था, हिस्ट्री में अगर आप सवाल पूछते हैं तो हिस्ट्री दरअसल आपको जवाब नहीं देता है, कुछ नए सवाल पैदा करता है। वही एआई के साथ है, जब जितना आप सवाल पूछते जाएंगे उतना वो जवाब देगा, और जितना जवाब देगा उससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा नए सवाल पैदा करता रहेगा। उसके लिए हम कितना तैयार हैं, हम कितना सचेत हैं, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। नाउ द एआई मेटाफोर की शुरुआत हम डिजिटल स्पेसीज इनोवेशंस के साथ मानते हैं। अर्ली एज के कंप्यूटर, अर्ली एज के डिवाइसेस, अर्ली एज के वो
वो कैलकुलेटर जिससे हम फाइनेंशियल कैलकुलेट करते थे, कुछ इस तरह के जो छोटे मोटे इक्विपमेंट होते थे, मशीन होते थे जो आप जोड़ने घटाने के लिए इसके लिए इस्तेमाल करते थे डिजिटल, बट वो डिजिटल स्पेसी इनोवेशन जो थे वो डिजिटल कंपेनियन में बदल गए। डिजिटल कंपेनियन में किस तरह बदले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट वे in entire human history, culture and civilization evolved from one to another level, from stone age to innovation age in stages, from fire to paper to spinning wheels to printing machine to steam engine to industrial procedures and engagement. The last is most validated and most important thing in your life. तो जो आप जब एक्सेलरेट करते हैं तो जहाँ से शुरू होते हैं उसका इम्पोर्टेंस उतना ही है, लेकिन आज जहाँ खड़े हैं उसका इस्तेमाल और उसकी यूटिलिटी जिस लेवल पर आप लेकर के जा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नाउ AI metaphor continued with the digital species innovation with I've designed it from the Stone Age till some Middle Ages, to early modern age to modern age, Industrial Revolution 1, 2, 3, 4, and the digital companion style sheet. ये बस मैं सिर्फ आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। ये हैं, इनका नाम है मुस्तफ़ा सुलेमान। मुस्तफ़ा सुलेमान गूगल का जो AI डिवीज़न है उसका नाम है डीप माइंड। डीप माइंड के मतलब गूगल के AI डिवीज़न के वो फाउंडर CEO हैं और अभी आज की तारीख में वो 10-12 साल गूगल डीप माइंड के फाउंडर CEO रहे और आज की तारीख में वो माइक्रोसॉफ्ट के AI डिवीज़न के वर्ल्ड है, वो ग्लोबल हेड है। मतलब जिस आदमी ने गूगल को लीड किया इनोवेशन से, वो माइक्रोसॉफ्ट के AI डिवीज़न को आज लीड कर रहे हैं। तो उनकी किताब है द कमिंग वेव। ये जो है डायग्राम और आपको मैंने दिखाया और ये जो कंक्लूडिंग नोट है जो एक पेज का, ये मैंने वहीं से लिया है। बस मैं सिर्फ आपको एक पैराग्राफ इससे पढ़ के सुनाता हूँ, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। लाइफ स्टार्टेड यूजिंग टूल्स एंड मैकेनिज्म, mesmerizing varieties of tools. One innovation got leap forward to another, transition from information to knowledge to computation to automation. This journey is so evolving and fascinating. Creation has exploded as never before. Hence, the new wave of innovation is in form of the artificial intelligence. Each one is amplifying many fold by the last one to another. We are on the fastest way of journey on the roadmap in entire historical journey of humankind. The next one is the intelligence drive function. Now, the entire world moves around the functionality. The functionality means the act, the behavior, the productivity, and the final result. So, this I have conceptualized basically for every student, for every researcher, for every enterprise, or the developer who wants to really dig into the formative stage. How will your organization function when intelligence becomes the operating system? Now, आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, आप कोई ऑफिस चला रहे हैं। अब ये नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएगा? आप तो बेस्ट ऑफ ह्यूमन के साथ, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, बेस्ट ऑफ मैकेनिज्म के साथ, बेस्ट ऑफ यूटिलिटी के साथ आप तो उसको चला रहे हैं, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएगा? जब AI का प्रवेश उसमें होता है, जब AI उसमें इंटीग्रेट करता है, देन व्हाट हैपेंस? देन माय आंसर इज organization's winning strategy would be, what winning organization do, design AI system, not AI demos. आप सिस्टम को इवॉल्व कीजिए, बोरो मत कीजिए। बिल्ड मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज। मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज मीन्स not concentrated on a single basket, but proliferate it through multiple blocks, multiple segments. Invest in governance early, मतलब जो पॉलिसी है, सिस्टम है, नेटवर्क है,
गाइडलाइंस हैं, रेगुलेटरी हैं, उसके साथ एसोसिएट कीजिए, उसके साथ जोड़िए, उसके साथ अपने आप को आगे बढ़ाइए. Enforce interoperability and build for the autonomy, not automation. Autonomy and automation में अंतर यह है कि आपने जेनेटिक एआई एजेंटिक एआई को पूरा कंट्रोल दे दिया और आपने एजेंटिक एआई को रिप्लेस कर दिया. इनका कहना है कि नहीं, आप जो बेस्ट ऑफ द बैलेंस हो सकता है, बेस्ट ऑफ द बैलेंस बनाकर चलिए. हम पूरी तरह से स्वच्छंद कह लीजिए या इंडिपेंडेंट कह लीजिए एआई टूल्स के पक्ष में नहीं. Now, AI-driven decision emerging is what? Soon, decision will operate at machine time scales. That is, the autonomous reporting, autonomous planning, autonomous risk detection, and autonomous execution. Agents to agent conversation, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया. Model answer question, agents achieve through the agents negotiate. जैसे मैंने आपको गाड़ी के बारे में बताया, फ़ोन के बारे में बताया, तो agents negotiate, agent collaborate with some other agents, with some other platform, with some other mechanism, and the agents perform task end to end. आपने सिर्फ उनको कहा ये चाहिए, या आपने कहा भी नहीं, आपने सिर्फ लिख दिया मुझे गाड़ी चाहिए. आप ये मत लिखिए कि मुझे टोयोटा चाहिए, मुझे होंडा चाहिए, मुझे मारुति चाहिए. अब मुझे गाड़ी चाहिए, वो जानता है आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपके बिहेवियरल पैटर्न, आपके एक्ट्स एंड बिहेवियरल पैटर्न के आधार पर उससे पूरा डाटा है कि पिछले 25 साल में आपने कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की है, कैसे चलते हैं, तेज चलना पसंद है, धीरे चलना पसंद है, कितना इस्तेमाल करते हैं. साल में 10,000 किलोमीटर चलाना चाहिए, आपने तो 4,000 किलोमीटर ही चलाया है, यानी आप लेस ड्रिवन गाड़ी आप इस्तेमाल करते हैं. इसके अनुसार वो डिसाइड करता है और इसके अनुसार फिर वो ऑप्ट करता है. Now the closing the gap of top 5 countries on Tech Investment Index. अब बातें तो हो गई कि ये होगा, ऐसे होगा, ये आगे जा रहा है, वो पीछे जा रहा है. कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं. तो ये सारे जो हमने डेटा लिए हैं, ये सारे इकोनॉमिस्ट के हैं. इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है वहाँ से हमने लिया है. क्लोजिंग द गैप में टॉप 5 का हमने लिया है. इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, टोटल यूरोप है. यूरोप की एक कंट्री नहीं है, बल्कि यू समझ लीजिए आप, यूरोपियन यूनियन है, जापान है और साउथ कोरिया है. अब देखिए, आपको डेटा में समझ आ रहा होगा कि सबसे ऊपर वाली जो ब्लू कलर की जो लाइन है वो यूनाइटेड स्टेट्स की है. वो AI में बहुत हैं, सेमीकंडक्टर में बहुत हैं, क्वांटम में भी बहुत हैं और बायोटेक में भी बहुत आगे हैं. चाइना को अगर आप देखेंगे तो AI में नीचे है. रेड वाला चाइना है, जो नीचे वाला है वो चाइना है. वो AI में नीचे है, सेमीकंडक्टर में भी थोड़ा नीचे है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर और बायोटेक में बहुत ऊपर है. बायोटेक में अगर ऊपर है तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये समझना जरूरी है. वो इंडिकेट करता है कंसर्न फॉर द पीपल, फॉर हेल्थ, फॉर कॉमन मासेस, the utility scale at the lower or the largest scale of the mass, that is very important. तो आप देखिए, वो लगभग अमेरिका के बराबर है. यूरोप क्वांटम कंप्यूटर में बहुत आगे है, क्योंकि उनके पास पूंजी है, वो पैसा उस लेवल पे लगा सकते हैं, इसलिए बहुत आगे हैं. बाकी वो नॉर्मल 50% के आसपास हैं. साउथ कोरिया हैज emerged on a very large scale in recent past, 15-20 years. They're investing very high into this ecosystem. Top generative AI user case, themes and users, कौन लोग हैं. अब जैसे इसमें हमने जो आपको डिज़ाइन बताया है, इसमें पर्सनल एंड प्रोफेशनल सपोर्ट सबसे पहले ग्रीन वाला, ये उसके बाद येलो वाला जो है वो है कंटेंट क्रिएशन, रेड है लर्निंग एंड एजुकेशन, ग्रीन जो आप देख रहे हैं वो है टेक्निकल असेसमेंट्स, क्रिएटिविटी इज देयर आफ्टर, रिसर्च एनालिटिक्स एंड ब्ला ब्ला. अब आप देखिए 2024-2025 का एक उसमें एनालिटिक्स है कि सबसे ज़्यादा क्या देख रहे हैं लोग और सबसे ज़्यादा क्या देखना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा यूज किसको कर रहे हैं. तो जनरेटिंग आइडिया 2024 में नंबर 1 पे था
और वो नीचे आया है, काफ़ी नीचे आया है, लगभग 13 नंबर पे 2025-26 में। थेरेपी 9 से 1 पे गया है 2025 में। थेरेपी यानी हेल्थ कॉन्शियसनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है वो आपके पास। और उसके बाद एडिटिंग टेक्स्ट, एक्सपेंशन, स्पेसीज, फंडिंग, एक्सटर्नल प्रोसीड्योर्स, गवर्निंग कोड एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली क्या है, हम अभी इसमें कहीं नहीं हैं, हम किसी सूरत में, किसी वर्टिकल में, किसी सिस्टम में कहीं स्टैंड नहीं करते। और दिस इज हाइपर ड्राइव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमने 4 बड़ी कंपनियों के डेटा को एनालाइज किया है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट, मेटा मतलब फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, मेटा, अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, एंड अमेजन। तो आप देखिए 2016 से लेकर 2025 तक में अगर आप देखेंगे तो इनका इन्वेस्टमेंट अगर $50 बिलियन के आसपास था 2016-17 में, 50, 60, 70 बिलियन के आसपास था, ये 350 बिलियन के आसपास टच कर रहे हैं 2025 के एंड में, मतलब 2025-26 तक जो 50 बिलियन है वो 350 बिलियन डॉलर के आसपास जा रहा है। वो अलग अलग आप अगर देखेंगे तो अमेजन बहुत बड़े स्केल पे है, अल्फ़ाबेट बड़े स्केल पे है, ये लो अल्फ़ाबेट एंड मेटा, नहीं मेटा नीचे, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़े स्केल पे है। टॉप जो ब्लू आप बाहर देख रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का है। टू हॉर्स रेस, क्रिटिकल टेक इंडेक्स, हुज इन्वेस्टिंग वेयर। हाँ, अब ये है कि कौन कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, यूरोप, ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर, India and Netherlands. India is second last into this thing. So I think this figure is into the billion dollar, and billion dollar. No. Sorry. It is in percentage. It's not a billion, percentage. So they are touching the United States, China, and Japan. They're almost 60-65% of the total investment in this race, and we are hardly for 10 to 12%. दिस इज AI यूनिकॉर्न, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वैल्यू स्टार्टअप्स। ये स्टैटिस्टा करके एक वो है जो डाटा एंड ग्राफ्स प्रोवाइड करता है, वहाँ से हमने लिया है ये। ओपन AI, लेकिन ये पिछले साल का है। ओपन AI $64 बिलियन, डाटा ब्रिक्स, एंथ्रोपिक 61, एक्साई, सेफ, स्केल। लेकिन इस सब को, इसको आप ओपन AI को भी अभी अगर AI के लैंडस्केप में आप देखेंगे तो AI के लैंडस्केप में ओपन AI को इसने प्लॉट नहीं, क्या है ये चिप बनाने वाली जो कंपनी एनवीडिया ने ओवरशैडो कर दिया। एनवीडिया का वैल्यूएशन अभी 4 ट्रिलियन के आसपास है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 4 ट्रिलियन, इंडिया 4.25 ट्रिलियन के आसपास है, जापान, तो इंडिया और जापान के बाद वो सबसे वैल्यूड कंपनी है, कंट्री नहीं है। इस दुनिया के मैप में कोई कंट्री नहीं है, बल्कि एक कंपनी है जो 5वें-6ठे नंबर पर ग्लोबल इकोनॉमी में स्टैंड करती है। जेनस ऑफ कंटेंट वॉच्ड, परसेंटेज ऑफ द टोटल रिस्पॉन्डेंट्स, AI क्रिएटिव इन्फ्लुएंस। अब AI की वजह से नॉन AI प्लेटफॉर्म पे जो यूजर्स हैं वो क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में क्या देखते हैं, उसका एक डेटा एनालिटिक्स इन्होंने AI के प्लेटफॉर्म पे किया था। तो ये इसमें सारे हैं, मतलब देखते हैं अगर बात हो रही है तो इसका मतलब इसमें सोशल मीडिया भी है, डिजिटल भी है, टेलीविजन भी है, सारे हैं। कॉमेडी टॉप द लिस्ट विद 84%, ड्रामा 62%, एक्शन 61, थ्रिलर 44, हॉरर 32, डिवोशनल 28, एडल्ट 16%, एनी अदर कैटेगरी इज 2%। तो आपको ये देखकर आश्चर्य होगा, एजुकेशन नहीं है इसमें, नॉलेज नहीं है इसमें, सिस्टमैटिक ऑपरेशन नेटवर्क नहीं है इसमें। तो जितना लाइट है, जितना ह्यूमर के साथ है, आप देखिए ना, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, अगर आप पहले 3 को देखें तो वो 50% प्लस हैं, सारे पैरामीटर में 50% प्लस। ये हमारी दुखती रग है खासकर। ग्रांटेड AI पेटेंट्स एज परसेंटेज ऑफ
द वर्ल्ड, बट दिस डाटा इज लिटिल ओल्ड, 22-23 का है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसका जो एआई इंडेक्स पैरामीटर है उसने ये डाटा प्रोवाइड किया था। तो जो पूरी दुनिया में एआई पर रिसर्च हो रहा है और रिसर्च पे जिसमें जो काम हो रहा है उसमें पेटेंट राइट्स किसके पास कितने हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा। चाइना टॉप द लिस्ट विद 61%, यूएस 20%, ईयू एंड यूके, यूरोपियन यूनियन यूके 2%, इंडिया 0.2%, 0.2%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 15-16%। इसके बगल में आप वो जो चार्ट देख रहे हैं, एआई पेटेंट्स के जो चार्ट देख रहे हैं, इसमें वॉल्यूम में भी हमने, ये तो परसेंटेज है मैंने बताया आपको, अब वॉल्यूम में भी हमने उसको बताया है कि चाइना के पास जो पेटेंट राइट्स, एआई के पेटेंट राइट्स हैं, वो कितने वॉल्यूम में कितने हैं, 25,000, अमेरिका 17,000, 25,000, 17,000, कोरिया 5,000, जापान 4,000, यूरोप 400, हिंदुस्तान पे आप आ जाइए 138, 138। These are very interesting figures, facts and very important। और आप लोग भी अगर जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से आता है, तो मैंने पीछे हालांकि नोट में यहाँ लिखा हुआ, विजुअल कैपिटलिस्ट करके एक प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ डेटा एनालिटिक्स, ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स ही प्रोवाइड करता है आपको। ये कोई आर्टिकल नहीं देता, कोई वीडियो नहीं देता, कोई फीचर नहीं देता, ये सिर्फ डेटा पे काम करता है। और डेटा पे ऐसा काम करता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग इंसाइक्लोपीडिया में सारी चीज़ें, कोनोटेशन, टेक्स्ट, डिज़ाइन, ड्रामा होते हैं, वो ये सिर्फ डेटा पे खेलता है। और ऐसे ऐसे डेटा होते हैं जो सब्जेक्ट आप सोच भी नहीं सकते, वैसे डेटा एनालिटिक्स के पास अवेलेबल होते हैं। सो द मोस्ट एक्टिव पेटेंट राइट्स, टॉप 20 कंट्रीज विद द मोस्ट एक्टिव पेटेंट राइट्स में जो अभी चाइना है, दैट टॉप द लिस्ट विद 56 lakhs, फॉलोड बाय यूएस 35 lakhs, जापान 2 लाख के आसपास, फ्रांस 7 लाख के नहीं, 75,000 समथिंग लाइक दैट। तो आप छोटे मोटे को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ऊपर देखिए कि चाइना, जर्मनी, कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, अगर सिर्फ आप इनको ही देख लीजिए तो अब आप देखिए ना, जब भाई पेटेंट राइट्स उनके पास हैं, R&D वो कर रहे हैं, रिसर्च उनके पास है, रिसोर्सेज उनके पास है, मैकेनिज्म उनके पास है, टूल्स किट उनके पास है, डेटा सेट्स उनके पास हैं, टोकन्स पैरामीटर्स उनके पास हैं, who will lead the world, who will rule the world, and how they will rule the world. This is very, very important. Why I am obsessed with AI. The answer lies in these this slide. Sorry. Time to reach 100 million users. Time in month. Rapid growth.